चैप्टर 12 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने जो संसाधन पढ़े थे वो थे नवीनीकरण संसाधन, मतलब जिनको एक बार यूज लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पुनः काम में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा वन्य जो संपदा है वो नवीनीकरण संसाधन है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, वन्य जीव जंतु, वो नवीनीकरण संसाधन है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। कल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो जल संसाधन, तो ये सारे नवीनीकरण संसाधन है, मतलब एक बार यूज में लाने के बाद हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है अनवीनीकरण संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है। आगे बात समझ में, जिनको अगर हम वापस एक बार यूज करने के बाद अगर हम वापस भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने के लिए हमें कई लाखों सालों का क्या करें, क्या होगा, समय लगेगा। कौन कौन से है, पेट्रोलियम और कोयला संसाधन, है ना। तो सब आज पढ़ेंगे हम कोयला संसाधन। कोयला क्या होता है, ठीक है, एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, ठोस कार्बनिक पदार्थ है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा। कार्बन के अलावा कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती है इसके अंदर, हाइड्रोजन जो होता है वो पाया जाता है, नाइट्रोजन जो होता है वो पाया जाता है। फिर है इसके अंदर सल्फर यानी गंधक प्लस फास्फोरस, और कुछ मात्रा जो है वो अकार्बनिक द्रव्य की पाई जाती है। मतलब इन सारी चीजों से मिलकर क्या होता है, कोयला बनता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कोयले निर्माण की क्रिया को बताइए, कि कोयला जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो क्या हुआ बेटा, पृथ्वी यानी कई करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी था। ठीक है, प्लस क्या थी, वनस्पति थी, है ना। तो वनस्पति और जो पानी था, तो किसी कारणवश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये वनस्पति जो है किसी आपदा के कारण इस पानी के अंदर क्या हो गई, डूब गई। ठीक है, इस पानी के अंदर ये पेड़ पौधे और जितनी भी वनस्पति थी वो डूब गई। धीरे धीरे क्या हुआ, इन पेड़ पौधों पर क्या जमती गई, मिट्टी जमती गई। पेड़ पौधों पर क्या जमती गई, ये जैसे ये पेड़ यहाँ दब गया है, पानी के अंदर डूब गया है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या जमना शुरू हुई, मिट्टी की परतें जमना शुरू हुई। ठीक है, और मिट्टी की जो परतें जमी, उसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ, दाब हुआ, और नीचे गर्मी होगी तो अत्यधिक दाब, ठीक है, और ताप के कारण, अत्यधिक दाब और ताप के कारण क्या हुआ, ये जो वनस्पति है वो किसमें बदल गई, कोयले के अंदर बदल गई। आगे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद एक प्रोसेस आता है जो आपको पूछा जा सकता है कोयले से रिलेटेड, कि कोयला जो है ना, उसका भंजक आसवन क्या होता है। तो कोयले को क्या किया जाता है, लगभग 1000 या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कोयले का भंजक आसवन क्या है। भंजक आसवन का क्या मतलब है, कोयले का, इसमें कोयले को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितने, 1000 से लगाकर 1400 जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पे। ठीक है, अब गर्म होगा कोयला तो इससे कुछ जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे, तो क्या बनेगा, कोल tar, कोल गैस और अमोनिया मिलेगी। क्या मिलेगी, कोल tar, कोल गैस और अमोनिया मिलेगी। तो कोयले को 1000 जो है से लगाकर 1400 डिग्री पर गर्म करना, गर्म करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त करना, कोल tar, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त करना। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है कोयले का भंजक आसवन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं उसके अंदर आता है झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भारत के वो राज्य है जहाँ पर कोयला क्या किया जाता है, काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोयले संसाधन में, कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। कोयले को टोटल 4 प्रकार से बांटा गया है। देखो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा, तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखो कौन कौन से कार्बन के आधार जो मात्रा है उसके आधार पर, ये जो सामने आप ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है, कि जो मात्रा होती है कार्बन की, उसके आधार पर कोयले को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसके 4 प्रकार दे रखे हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस दे रखा है ना। कितने प्रकार हैं, टोटल 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, पीट,
लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये 4 प्रकार आपके क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हम देखते हैं कि पीट जो होता है उसमें कितना प्रतिशत कार्बन है, 27% कार्बन है। लिग्नाइट में कितना है, 30% कार्बन है। फिर बिटुमिनस में कितना है, 78 से 86% और एंथ्रेसाइट में 94 से 98%। तो सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें पाया जाएगा वो सबसे अच्छा जो है कोयला माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें देख रहे हो आप, एंथ्रेसाइट में 94 से 98%। ठीक है, और पीट के अंदर सबसे कम देख रहे हो कार्बन कितना, 27%। तो ये सबसे लोअर कैटेगरी का कोयला जो है वो क्या किया जाएगा, माना जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये आपके जो है क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। ये आपके आगे चल के अगर आप लोग क्या करते हो, कोई एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव, तो वहां पर भी ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का किया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट जो कोयला है वो कौन सा है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है आपके, ये देखो ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, 4 तरीके का कोयला होता है कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, है ना। तो आप इसको बता सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो संसाधन आता है वो आता है कौन सा, जो पेट्रोलियम संसाधन है वो हमारा, है ना। तो अभी हम लोग पेट्रोलियम संसाधन को देखेंगे। तो कोयले के कौन कौन से प्रकार हो गए बेटा। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट। कोयले के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। समझा देती हूँ क्योंकि आपको लिखा नहीं होगा पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पर कोयले के 4 प्रकार है। पहला है एंथ्रेसाइट, ठीक है, जिसके अंदर कितना कोयला है, 94 से 98% कार्बन जो है पाया जाता है इस कोयले में, है ना। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है बिटुमिनस, ठीक है। फिर है लिग्नाइट और लास्ट है पीट। पीट में कितना है, 27% कार्बन है वो पाया जाता है ना। फिर आपके आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर 78 से लगाकर 86% कार्बन होता है। और लास्ट आता है लिग्नाइट, जो थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट, 28 से 30% कार्बन जो है वो पाया जाता है। जिसमें सबसे अच्छे ज्यादा कार्बन है वो सबसे अच्छा, और जिसमें सबसे कम है वो सबसे लोअर कैटेगरी का कोयला है। तो ये आपका जो कोयला संसाधन है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आता है पेट्रोलियम संसाधन। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो किसकी आती है बेटा, पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या चीज होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है इसका निर्माण जो है ये भी एक अनवनीकरण संसाधन है। इसका निर्माण कैसे हुआ है कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व, जैसे कोयले का हुआ ना जीवाश्म से, ठीक है, मरे हुए वनस्पति और जीव जंतुओं से, वैसे ही इसका भी निर्माण हुआ है। तो कई साल पहले, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हो गया था, जो जंतु थे और जो वनस्पति है वो किसमें दब गई, वनस्पति जो है मृदा के अंदर क्या होगी, दब गई। दबने की वजह से उसके ऊपर क्या लगा, ताप लगा, दाब लगा, है ना, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ, कच्चे तेल का। इसको क्या कहा जाता है, जमीन के अंदर जो हमें पेट्रोल मिलता है वो किस रूप में मिलता है, कच्चे तेल के रूप में मिलता है, जिसे चट्टानी तेल भी कहा जाता है। कच्चा तेल या क्या कहा जाता है, चट्टानी तेल के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर इसका क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन किया जाता है। मतलब इस तेल को, कच्चे तेल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप हम जो भी केरोसिन प्राप्त करते हैं, है ना, और जो पेट्रोल प्राप्त करते हैं, जो डीजल प्राप्त करते हैं, वो जो है कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म कर हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। ये देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम, इसका निर्माण भी कोयले की तरह जो पेड़ पौधे होते हैं, हाईलाइट करती हूँ मैं येलो कलर से आपके, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा बेटा। यहाँ पर
जूम एक्चुअली हो नहीं रहा है, पर हम लोग देखो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आपका ये जो ये रहा, पेट्रोल का निर्माण जो है वो कोयले की तरह पेड़ पौधों की पृथ्वी में दब जाने के कारण हुआ। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल या क्या कहा जाता है, चट्टानी तेल कहा जाता है। इस तेल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। और गर्म करना प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है, और इसको गर्म करने से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और वैसलीन क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल क्या होता है। तो आजकल पेड़ पौधों से भी क्या बनाया जाता है, डीजल के समान जो है ईंधन प्राप्त होता है। डीजल का यूज और पेट्रोल का यूज हम क्या करते हैं, गाड़ियां चलाने के लिए करते हैं ना। तो ये जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं पेड़ पौधों से, जो डीजल जो ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोडीजल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बायोडीजल कह रहे हैं। देखिए ये आपका जूम हो गया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम जैसा पदार्थ, ये ठीक, पेट्रोलियम तथा इसका जो निर्माण है पेड़ पौधों के पृथ्वी में दब जाने के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल या चट्टानी तेल कहते हैं। इस कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन विधि से हम यानी ये जो कच्चा तेल हमको जमीन से मिल रहा है, इसको हम गर्म करते हैं अलग अलग तापमान पे, तो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, वैसलीन आदि स्नेहक क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो प्रभाजी आसवन है उसके फलस्वरूप कच्चे तेल से कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो कच्चे तेल से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन और स्नेहक क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, कि बायोडीजल क्या चीज होती है। तो बायोडीजल आजकल पेड़ पौधों से भी डीजल के समान ईंधन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम बायोडीजल कहते हैं, ठीक है। ये भविष्य का ईंधन है, मतलब ये माना जा रहा है कि अभी जो करंट हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर जितना भी जमीन में पेट्रोल है, डीजल है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें हमें क्या है, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो चाहिए ना, ट्रक वगैरह चलाने के लिए। तो आने वाले समय में यदि जमीन से क्या हो जाता है, पेट्रोल खत्म भी होता है जमीन का, तो हम क्या करेंगे, जो बीज जो होते हैं उनसे क्या करेंगे, पेड़ पौधे जो है उनसे हम डीजल को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये भविष्य का ईंधन इसीलिए कहलाता है, ये प्रदूषण भी नहीं करता, ठीक है। कौन से पात्रों से हमें जो है बायोडीजल प्राप्त होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला है जेट्रोपा और दूसरा है करंज। इनसे क्या होता है, हमें प्राप्त होता है बायोडीजल, है ना। फिर उसके बाद बायोडीजल की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किए हैं, दो जो प्रोग्राम है वो चलाए हैं, आपकी किताब में दिया गया है, नोट्स में मैंने दे दिया है, बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने क्या की है, करंट में चालू की है, ठीक है। बायोडीजल के यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और बायोडीजल वो डीजल जो हमें क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आपकी बुक में जो है डेफिनेशन दी गई है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि जो भी संसाधन है उनका इस प्रकार उपयोग किया जाए कि हम उसका उपयोग कर सके, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि वन संरक्षण में अमृता देवी के योगदान का वर्णन कीजिए, या चिपको आंदोलन क्या है, वर्णन कीजिए। चिपको आंदोलन वनों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा आंदोलन जो चलाया गया उसका नाम क्या है, चिपको आंदोलन है। क्या हुआ था, सन 1730 में जोधपुर के राजा के सैनिक महल निर्माण के लिए खिजड़ली गांव में खिजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए पहुंचे। वहां अमृता देवी ने वृक्षों को काटने के लिए मना किया, परंतु सैनिक नहीं माने। तब अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई। तो सैनिकों ने पेड़ों के साथ साथ क्या किया, अमृता देवी और उनकी बेटियों को भी काट दिया। यह देखकर गांव के लोग भी पेड़ों से चिपक गए। इस प्रकार लगभग 363 स्त्री व पुरुषों को पेड़ों के साथ क्या किया गया, काट दिया गया। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, चिपको आंदोलन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में भी चलाया गया है। कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है, एपीको आंदोलन कहा जाता है। एपीको का अर्थ होता है कन्नड़ भाषा में चिपकना, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है व्यक्ति, उनके जो सानिध्य के अंदर जो कर्नाटक है उसमें क्या चल रहा है, एपीको आंदोलन चल रहा है। तो इसका नाम ध्यान रखना कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है
ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थार का कल्प वृक्ष या कौन सा वृक्ष है? तो थार का जो कल्प वृक्ष है वो खिजड़ली कहलाता है। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपस सिनेरेरिया है और इसको 1983 के अंदर राज्य वृक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो बेटा फिनिश होता है। समझ में आ गया? तो ये आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है इस पीडीएफ के अंदर जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। तो इसमें दे रखा है, देखो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार से बांटा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हो कि सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण क्या है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित है? तो जल संग्रहण, वर्षा जल को भविष्य उपयोग के लिए इकट्ठा करना क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। राजस्थान में विधियां है खड़ीन, तालाब, है ना, ये निम्न विधियां हैं जैसे झील और बावड़ी, टोबा। रेगिस्तान में जल संग्रहण के लिए उपयोगी नाड़ी जैसे बंतु नाड़ी से क्या होता है, गहरा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय जो पार्क उद्यान है वो इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रणथंभौर कहाँ है, केवला देव कहाँ है, तो आपकी सारणी जो है वो दी गई है। फिर है वन्य जीव संरक्षण हेतु उपाय किए गए, समझाइए। वन्य जीव को बचाने हेतु सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व जैसे सुरक्षित क्षेत्रों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। फिर IUCN के द्वारा लाल आंकड़ा किताब में जो जीवन है, जीव है, उनको बांटा गया है। ये क्वेश्चन है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैंने आपके लिखा हुआ है ना, उसके अंदर लिख दिया है मैंने नोट्स के अंदर। तो आप क्या करो, पूरा चैप्टर मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो आप लोग इसको क्या करें बेटा, देख लें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो 12th चैप्टर है वो फिनिश होता है।